तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाने से पहले अब तक की क्लासों में, क्लास 9th में 10th में आप नंबर्स के बहुत सारे पैटर्न्स को देख कर आ रहे हो। वो पैटर्न कुछ इस तरह से आप देखें, जैसे आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर अपनी लाइफ में पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले जो आपको नंबर सिखाए जाते हैं वो कौन से नंबर सिखाए जाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर? लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं? नेचुरल नंबर। ओके, तो ये नेचुरल नंबर के बाद अलावा भी और आपने जैसे कुछ और नंबर पैटर्न देखे, लाइक जैसे आपने देखे इवन नंबर, है ना। जब आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते गए तो आपने कुछ और पैटर्न भी देखे हैं, जैसे लाइक इवन नंबर्स। इवन नंबर आपने ऐसे देखे थे 2 4 6 8 10 12, ये सब मैंने क्या लिखे हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा भी आपने और नंबर्स देखे हैं, जैसे लाइक ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो होते हैं उनके पैटर्न आपने देखे हैं, वो किस तरह से रहते हैं? 1 3 5, है ना, इस तरह से चलते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ नंबर्स के पैटर्न हैं, या ये कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के कुछ टाइप्स हैं जो हम अपनी पिछली क्लासों में पहले से देखते हुए आए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स। ओके, तो इस तरह के जब आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये ऑड नंबर लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 किसको दिखाता है? एंड सो ऑन। एंड सो ऑन तक ये नंबर लिखे हुए हैं। कैसे नंबर लिखे हुए हैं? ऑड नंबर। तो जब इस तरह के नंबर्स कहीं पर लिखे होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, जैसे कि इसमें एक फिक्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे होंगे वो ऑड नंबर होंगे, और पर्टिकुलर नंबर में, एक नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आता होगा। जैसे 1 में मैं 2 ऐड करूं तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करूं तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करूं तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करूं तो 9 आएगा। इसके बाद अब ये एक पैटर्न है, इसका मतलब 9 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस तरह के एक पैटर्न में एक नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जैसे 2 के साथ अगर मैं 2 ऐड करूं तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड कर दूं तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड कर दूं तो 8 आएगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता चला जाएगा। इसी तरह से नेचुरल भी एक फिक्स पैटर्न रहता है कि अगर इस नंबर में 1 ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस तरह के एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर कहीं पर आपके सामने नंबर लिखे हों एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस होता है जहां पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो टर्म वहां पर लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ओके, अब इन्हीं नंबर्स को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं, लाइक कैसे लिखा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ऐसे मैंने नेचुरल नंबर को ऐड करके लिख दिया। या मैंने जितने भी इवन नंबर हैं उनको ऐड करके लिख दिया इस तरह से, यहाँ पर 8 10 प्लस एंड सो ऑन। या मैंने ऑड नंबर को ऐड करके लिख दिया लाइक दिस, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पर जो अगर कॉमा लगा हुआ था, पैटर्न तो इनमें भी है, पैटर्न इनमें भी है, लेकिन इनके बीच में कॉमा लगा हुआ था, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस में बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो इसी सीक्वेंस का नाम हम क्या रख देते हैं? सीरीज। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का नाम क्या रख दिया जाएगा? सीरीज रख दिया जाएगा। तो फिर से अगर हमारे पास इस तरह से एक पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं तो इन पैटर्न्स का क्या नाम रखा जाता है? तो आंसर है सीक्वेंस। और अगर किसी सीक्वेंस में नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है, कॉमा का साइन ना होकर किसकी जगह, कॉमा की जगह कैसा साइन है? प्लस का साइन है, तो उसी सीक्वेंस में जहां पर प्लस का साइन है उसको हम क्या नाम रखते हैं? अब सीरीज। तो ठीक है, कोई भी पैटर्न के बीच में अगर प्लस का साइन मिलेगा तो सीरीज, कॉमा का साइन मिलेगा तो सीक्वेंस। ये दो टर्म हैं तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सीक्वेंस होते हैं
उनमें भी हमें पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं। सीक्वेंस के अंदर भी हमें कौन से टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं? पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं, और उस पर्टिकुलर टाइप का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, और उस सीक्वेंस का नाम क्या होने वाला है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई सीक्वेंस होता है, इस बात का मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होगा? एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा सीक्वेंस होता है, कैसे पैटर्न को फॉलो करता है? तो आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें अगर मैं एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड करूं तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाता है। सेकंड नंबर में फिर से वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड करूं तो थर्ड नंबर मिल जाता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा कि ये जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें फर्स्ट नंबर में एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड की जाए तो सेकंड नंबर आ जाता है, सेकंड नंबर में वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड कर दी जाए तो थर्ड नंबर आ जाता है, थर्ड नंबर में वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड कर दी जाए तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, इस तरह के सीक्वेंस का हम क्या नाम रखते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। हम क्यों इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करें हैं इस सीक्वेंस को? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है इसमें एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड करने पर ये नंबर आ जाएगा। वो पर्टिकुलर डिजिट क्या है? तो आंसर है 2। 1 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 7। तो जो 2 है वो इनमें से किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए उससे हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे उनका नाम क्या रखा जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इनको हम शॉर्ट में कहेंगे एपी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिए। 1 3 5 7 9, इस तरह से हमारे पास ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। और इस सीक्वेंस में एक खास बात है। खास बात ये है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस अगर निकाला जाए तो हमेशा डिफरेंस सेम आने वाला है। अगर पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस किया जाए तो डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा। जैसे 3 में से 1 माइनस करें तो कितना डिफरेंस आएगा? 2। 5 में से 3 माइनस करें कितना डिफरेंस आएगा? 2। 7 में से 5 माइनस करें कितना डिफरेंस आएगा? 2। 9 में से 7 2, 11 में से 9 2। इसका मतलब नेक्स्ट में से भी 11 माइनस किया जाएगा तो आंसर कितना आ रहा होगा? 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी खास बात ये देखने को मिलेगी कि उसके कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स लिखे होते हैं वहाँ पर, उन कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, ऑलवेज सेम रहता है। फिर से कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब जैसे 1 और 3 है ना, इनका कुछ डिफरेंस होगा, 3 और 5 इनका कुछ डिफरेंस होगा। तो जो भी डिफरेंस होगा इन नंबर्स का वो ऑलवेज थ्रू आउट द सीक्वेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, इनमें से ये जो नंबर यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है इसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम इस सीक्वेंस का कैसा टर्म कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको हम ऑलवेज हमेशा किससे डिनोट करते हैं? ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ऑलवेज ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? तो आंसर है जो सबसे पहला नंबर होगा वो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहलाएगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। फिर से इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? तो आंसर है जो नंबर इस सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर होगा वही नंबर क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2। फिर से इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है जो नंबर सबसे पहला लिखा होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो पहला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में खास बात यह है कि हर बार जो डिफरेंस मिलेगा वो सब में सेम मिलेगा, सब में वो डिफरेंस कॉमन होगा। तो इसलिए वो जो नंबर है जो डिफरेंस करके आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं कॉमन डिफरेंस। उसका नाम हम क्या रखते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डी से डिनोट करेंगे। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए
आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा 2। यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म नाम दे रहा हूँ, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको 5, इसको 6 और एंड सो ऑन चलता जा रहा होगा n तक। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे कभी भी डिफरेंस पता करना है कि इस सीक्वेंस का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कैसे पता करोगे? तो आंसर है कि 3 में से अगर 1 माइनस कर दें तो आंसर 2 आता है। तो यहां से पता किया जा सकता है T2 माइनस T1 करके, या T3 में से T2 माइनस कर दें तब भी आंसर 2 आएगा। तो यानी कॉमन डिफरेंस T3 में से T2 माइनस करके भी पता किया जा सकता है, या T4 में से T3 माइनस कर दो तब भी आंसर 2 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस T4 माइनस T3 करके भी पता कर सकते हो, या T5 में से T4 माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके सामने। T6 में से T5 माइनस करोगे तब भी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर है उससे जो प्रीसीडिंग नंबर है हमारे पास, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो जो सबसे पहला हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं वो कहाँ से, T2 माइनस T1 करके। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, हम कहाँ से निकाल सकते हैं, T3 माइनस T2 करके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें या सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल होता है, T2 माइनस T1 के, या T3 माइनस T2 के भी इक्वल होता है। तो आप कोई भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, T3 माइनस T2, T4 माइनस T5, जो आप लिखना चाहें। लेकिन इन जनरल हम सबसे पहला वाला टर्म ही लिख लेते हैं कि T2 में से T1 माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, जो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, जिसमें हर बार दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम देखने को मिलता है। जैसे 3 में से 1 माइनस करने पर 2, 5 में से 3 माइनस करने पर 2, 7 में से 5 माइनस करने पर 2। तो ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर को में से उसका प्रीसीडिंग वाला जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म हमें समझ आते हैं। पहला टर्म ये कि जब भी हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा होगा, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वहां पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस रहा होगा। कॉमन डिफरेंस, हर बार वो डिफरेंस सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर चेंज हो गया तो ये जो सीक्वेंस होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हर बार कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि आपने T2 माइनस T1 करके एक आंसर निकाला, T2 में से T1 करके एक आंसर निकाला, आपका आंसर आया 2। तो T3 में से T2 माइनस करने पर भी आपका आंसर 2 ही आना चाहिए। तो T2 माइनस T1 कराएं या T3 माइनस T2 कराएं, हर बार आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें हमें ये प्रूफ करना पड़े कि प्रूफ करो ये एक AP है, तो ये AP अगर है तो ये सीक्वेंस किस कंडीशन को फॉलो करता होगा, तो आंसर है इस कंडीशन को फॉलो करता होगा। ये कंडीशन क्या है कि हमारा T2 में से T1 माइनस करके जो आंसर आता है वही आंसर किस में से आना चाहिए, T3 में से T2 माइनस करके। तो अगर हमें कभी भी AP चेक करना हो कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP है, तो हम किस कंडीशन को फॉलो किया करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखा करेंगे। अगर वो आंसर इक्वल आ गया T3 माइनस T2 के, तो इसका मतलब यहाँ भी वही डिफरेंस है, यहाँ भी वही डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग के 2 या 3 में डिफरेंस सेम आ गया तो हम मान लेंगे कि ये आगे भी कैसा रहेगा, सेम। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करके निकालते हैं। और तीसरी बात, AP चेक करने के लिए कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं और वो इक्वल आना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के। ये 3 बातें प्यारे बच्चों अभी तक आपके सामने आ चुकी हैं। ओके, अच्छा, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो AP कब होता है, जब उसके ईच कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का जो कॉमन जो डिफरेंस है वो सब में कैसा हो, कॉमन हो, या मैं कहूँ इक्वल हो। ठीक है, अब आपके सामने अगर कोई सिचुएशन गिवन हो और उस सिचुएशन को आपको चेक करना हो कि वो एक AP है या नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि T2 माइनस T1 करें तो जो आंसर आएगा वही T3 माइनस T2 करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 NCERT में आपको
फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन गिवन है और उसमें आपको ये बताना है कि ये जो गिवन सिचुएशन है ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो कैसे करोगे? सबसे पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। फिर से क्या गिवन है? हमें फेयर गिवन है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है। क्या गिवन है हमें? फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर गिवन है वो है हमारे पास ₹15, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो कहता है अगर फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर आप आगे जाते हो तो फिर आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा ₹8। तो इसके बाद अगर सपोज करो मैं जाता हूँ 2 किलोमीटर, तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर है ना, या 2 किलोमीटर के लिए अगर हम निकालें तो देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमें 15 देना पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट जो आप एडिशनल 1 किलोमीटर चले हैं, है ना, उसके लिए आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 8। तो टोटल आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? तो 15 + 8 ये आपको देने पड़ेंगे 23, ठीक है। अगर हम थर्ड किलोमीटर के लिए देखें, फेयर फॉर 3 किलोमीटर अगर हम चेक करें कितना रहा होगा, तो आंसर है कि 8 किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो देने पड़ेंगे आपको 15 रुपीज़, है ना। 3 किलोमीटर में से जो फर्स्ट होगा उसके लिए तो आपको 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बाकी के जो 2 किलोमीटर आप चलोगे उसमें से ईच किलोमीटर के लिए ₹8 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए 8, फर्स्ट के लिए 15 और सेकंड के लिए 8 और थर्ड किलोमीटर के लिए 8। तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया 31 इस तरह से, ठीक है ना। अब इसी तरह से फोर्थ किलोमीटर के लिए ये ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, ये बढ़ता चला जाएगा हर बार 8। तो जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के तैयार होगा वो ये ₹15, ₹23, ₹31, इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये एक एपी है या नहीं है इसको आपको चेक करना है। तो चेक करना बिल्कुल आसान है। आप किस सिचुएशन को रखोगे? T2 - T1 किसके इक्वल होना चाहिए? T3 - T2 के इक्वल। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट किलोमीटर का, ये सेकंड, ये थर्ड किलोमीटर के लिए, है ना, फेयर है इस तरह से। तो T1 की वैल्यू मेरे पास, T2 की वैल्यू कितनी है? 23। अच्छा, T1 की वैल्यू कितनी है? 15। अच्छा, T3 की वैल्यू कितनी है? 31 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है? 23। अब इसको माइनस करिए तो 23 - 15 कितना? 8। और 31 - 23 कराइए तो ये कितना? 8। अब ये दोनों आपस में कैसे आए? इक्वल। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है? एक एपी। यस, दिस इज एन एपी। इस तरह से आप करोगे। फिर से क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने कहा है कि टैक्सी फेयर के बारे में बात हो रही है जिसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे? 50। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि अगर मैं सिर्फ 1 किलोमीटर चलूं तो कितने रुपीज लगेंगे? 15, ठीक है। वो कह रहा है उसके बाद आप एडिशनल किलोमीटर जितने भी चलेंगे उसके हिसाब से 8 रुपीज बढ़ते चले जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 किलोमीटर चलता तो कितना देना पड़ता? तो आंसर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 लगते, उसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर जो आप चलते हैं उसके लिए 8, तो कितने रुपीज हो जाते? 23। ऐसे अगर मैं 3 किलोमीटर चलता तो 3 किलोमीटर में पहले वाले किलोमीटर के लिए 15 वो फिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए 8 और फिर नेक्स्ट वाले के लिए 8, तो ये कितना हो जाता? 31। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आया। फिर इस सीक्वेंस में मैंने चेक कर लिया क्या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो वही आंसर आता है जो थर्ड में से सेकंड माइनस करके आएगा। तो चेक किया तो आंसर है हाँ, सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब इसी तरह से आपको सेकंड सिचुएशन गिवन है। इस सिचुएशन में भी आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले तो एपी को चेक करने के लिए आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो उस सीक्वेंस को बना लेता हूं। सबसे पहले क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, फिर से एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ एयर है। ठीक है, हम क्या करते हैं? हर बार एक स्ट्रोक करते हैं
और उसमें से कितना एयर बाहर निकाल देते हैं 1/4। जितना उसमें वॉल्यूम होता है उसका 1/4 हर बार क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो पहले तो मैं स्टार्टिंग में मान लेता हूं कि जो सिलेंडर है मेरे पास, उस सिलेंडर का वो जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम है V लीटर, ऐसे मान लेता हूं, ठीक है ना। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू V लीटर, है ना। V लीटर मान लिया आपके पास। तो जो सबसे पहले आप देखोगे सिलेंडर में स्टार्टिंग में बिल्कुल वहां पर जो वॉल्यूम है V लीटर है, ठीक है। अगर वॉल्यूम सिलेंडर का V लीटर है तो एयर भी वहां पर कितनी रही होगी, फुल रही होगी, तो V लीटर रही होगी। तो एयर स्टार्टिंग में V लीटर है, आप ऐसे मान लो, या X लीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्ट्रोक करिए, इसमें पहला स्ट्रोक करके 1/4 एयर बाहर निकाल दीजिए, तो कितनी एयर रिमेनिंग होगी। तो आप देखिए इन सेकंड केस, सेकंड वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम में क्या रहा होगा कि जो V लीटर है ना, उसमें से हमने माइनस कर दिया होगा V का 1/4 पार्ट, है ना। तो हमारा सेकंड वाला वॉल्यूम आया होगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा ये 3/4 ऑफ V। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट उसमें तो वॉल्यूम था V, अब इसमें से मैं इसमें से 1/4 एयर बाहर कर दूंगा तो कितनी बच जाएगी 3/4 V, है ना। देखो पहले कितना है V, अब V में से माइनस कर दोगे क्या, इसमें से इस जितना ये वॉल्यूम है इसका 1/4 पार्ट बाहर कर दोगे तो कितना बच जाएगा। तो ऐसे लो क्या आएगा 4V माइनस V, कितना 3V/4। तो यानी कि सेकंड जब हम देखेंगे तो वहां पर कितना वॉल्यूम दिखाई देगा 3/4V। ओके, अब आप क्या करोगे, फिर से 1/4 माइनस करोगे, 1/4 बाहर निकाल दोगे यार। तो किसका 1/4, इसका 1/4, ये जो लिखा हुआ है इसका 1/4, ठीक है। तो देखो 3/4 अभी है, यहाँ पर अभी है, अब इसका ही 1/4 बाहर निकाल दो। तो 3/4 में से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 3V/4 इसका। हर बार ये ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग में अभी कितनी दिखाई दे रही है आपको, तो आंसर है V। अब V में से V का ही 1/4 बाहर निकालना है, तो V में से हम माइनस कर देंगे V का 1/4, ठीक है। ऐसे इसी का 1/4 माइनस करेंगे। अब ऐसे ही इसमें से 1/4 माइनस करेंगे तो अभी स्टार्टिंग में कितनी दिखाई दे रही है 3/4, अब इसमें से माइनस करेंगे इसी का 1/4, है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 हर बार माइनस होता जाएगा। तो जो थर्ड वॉल्यूम होगा हमारे पास एयर का, वो कितना दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम अभी है वो कितना है 3/4V। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे फिर से 1/4 एयर, जितनी एयर यहाँ पर अभी है इसी का 1/4 माइनस कर देंगे इसमें से। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो ये बनेगा 3/4V माइनस ये 3V/16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये 16 एलसीएम आएगा और 4 3 जा 12V माइनस 3V कितना 9V/16। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 9V/16, इस तरह से आएगा 9V/16, ठीक है। फिर से सबसे पहले सिलेंडर में कितनी एयर है V, ओके। अब इसमें स्ट्रोक करो और स्ट्रोक करके इसकी 1/4 एयर बाहर निकाल दो। किसकी 1/4, जितनी वहां पर है उसका 1/4 बाहर निकाल दो, ठीक है। तो कितना बच गया 3/4, यानी कि अब आपको सिलेंडर में जो एयर बची वो कितनी बची 3/4V, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में नंबर 1 जो आपको दिखती है एयर का वॉल्यूम कितना दिखता है V। फिर जब आप 1/4 बाहर निकाल देते हो तो सेकेंड टाइम में फिर कितना दिखता है आपको 3/4, ठीक है। फिर 3/4 के बाद अब फिर से 1/4 निकाल दो बाहर, तो फिर से 1/4 बाहर निकाल देते हो तो आपको अब कितनी दिखाई देती है 9V/16। फिर इस 9V/16 का भी 1/4 बाहर निकाल दो तो ये एंड सो ऑन टर्म चलते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो ये कि सबसे पहले एयर का वॉल्यूम है V, फिर इसके बाद क्या है 3/4V,
फिर इसके बाद कितना दिखाई देता है 9b/16, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। अब आप ये चेक करो कि ये एक AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो उसके लिए आपको पता है कि क्या करना है, T2 माइनस T1 किसके इक्वल लिखना है, T3 माइनस T2 के। फर्स्ट जो आपको वॉल्यूम दिखाई देता है वो ये, सेकेंड वॉल्यूम ये और थर्ड वॉल्यूम ये, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 3/4V माइनस V क्या इक्वल आता है 9b/16 माइनस क्या करोगे 3/4V। अभी चेक करो दोनों आंसर आप इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस साइड में अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का V/4, इस साइड सॉल्व करके जो आएगा, ठीक है। इस साइड सॉल्व करके चेक करो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस का 3V/16, ये इतना बनेगा, है ना। यहाँ पर एलसीएम लोगे 16 आएगा, यहाँ 12 बन रहा होगा, 12 में से 9 माइनस हुआ होगा, माइनस का 3V। ओके, तो ये दोनों साइड जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये आपस में इक्वल क्या है, नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे नो, ये एक AP फॉर्म नहीं कर रहा, नो इट इज नॉट एन AP। इस तरह से, ठीक है। तो सिचुएशन बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक सिलेंडर मान लेना कि उसमें एयर भर रही है B, फिर जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकाल देना, 1/4 इसका बाहर निकाल देना, है ना, V का। तो कितनी बच जाएगी सेकंड वाले पार्ट में, एयर इतनी, फिर जो है उसका फिर 1/4 बाहर निकाल देना, तो इतनी बच जाएगी। अब ये तीन टर्म आ जाएंगे, इन तीनों टर्म को T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 में पुट करके ये चेक करोगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो AP के लिए इसका मतलब मस्ट क्या है, डिफरेंस जो होना चाहिए नंबर्स के बीच में वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इसी तरह से आपको थर्ड सिचुएशन गिवन है और इसमें आपको पता करना है कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो क्या कंडीशन गिवन है पहले ये देख लो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। एक वेल है और उस वेल का में डिगिंग का प्रोसेस आपको कराना है, और जब आप डिगिंग करते हैं तो जब आप फर्स्ट मीटर डिग करते हैं, फर्स्ट मीटर, है ना, तो आपको कितना रुपीस देना होगा, ₹150। और फिर इसके बाद आप जितना नेक्स्ट 1 मीटर पर चलेंगे, है ना, नेक्स्ट 1 मीटर पर आप आएंगे तो ईच मीटर के लिए आपको ₹50 ऐड करना पड़ेगा, है ना, ₹50। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट मीटर के लिए, फॉर फर्स्ट मीटर कितना चार्ज है, कॉस्ट कितनी है, ये लगेगी ₹150, ठीक है। फिर फॉर 2 मीटर, अगर 2 मीटर डिग करना होता तो अगर 2 मीटर डिग करना होता तो आपको दो चीज़ें देनी पड़ती। पहला तो आपको फर्स्ट मीटर के लिए 150 और फिर सेकंड जो मीटर आप करते उसके लिए ₹50 देना पड़ता। तो टोटल कितना हो जाता, ₹200, ठीक है। अब मान लो हम डिगिंग करते 3 मीटर तो इतना करते, तो फिर से फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड के लिए ₹50 और थर्ड वाले के लिए भी ₹50। तो फर्स्ट मीटर के लिए तो फिक्स किया हुआ है कि 150 देने पड़ेंगे, उसके बाद हर एक मीटर पर आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अगर सपोज करो हम 3 मीटर अगर डिग करते तो तब उसके केस में कॉस्ट कितनी होती, तो फर्स्ट मीटर के लिए देने पड़ते 150 और फिर सेकंड मीटर के लिए 50 और फिर थर्ड वाले मीटर के लिए 50। तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाती है हमारे पास, ₹250, इस तरह से। तो ये इस तरह से 4th मीटर 5th मीटर एंड सो ऑन निकाल सकते हो आप। अच्छा, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है कॉस्ट का, क्योंकि हमें किसका निकालना है, AP कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट का क्या सीक्वेंस बन रहा है, पहला लगती है ₹150 फर्स्ट मीटर के लिए, अगर 2 मीटर लेकर जाओगे तो ₹200, थर्ड मीटर अगर आप 3 मीटर लेकर जाते हो डिगिंग करते हो तो 250, इस तरह से चलता जा रहा है। तो अगर ये AP है या नहीं है इसके लिए आप क्या करो, T2 माइनस T1
इक्वल्स टू T3 माइनस T2 की कंडीशन में पुट कर लो इसको। तो ये हमारा फर्स्ट कॉस्ट है, ये सेकंड कॉस्ट, ये थर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो T2 की वैल्यू है 200, T1 की वैल्यू कितनी है 150, अच्छा T3 की वैल्यू कितनी है 250 और T2 की वैल्यू कितनी है 200। तो 200 माइनस 150 कितना ₹50 और इधर भी कितना आया ₹50। अब हमारी बोथ साइड आपस में कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं। अगर इक्वल आई हैं तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पर टर्म लिखे हुए हैं उन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन है, और ये कॉमन डिफरेंस रखता है, इसलिए ये जो सीक्वेंस बनेगा ये क्या होगा, एक एपी। तो हमने लिख दिया यस इट इज एन एपी। ये बिल्कुल आसान है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसी के बाद आपको एक और पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4। देखिए वो कैसे करोगे आप। इस पार्ट नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में आपको एक सिचुएशन गिवन है और इसमें आपको देखना है कि ये एक एपी फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल गिवन है कि जितना हमने डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ये आपने डिपॉजिट किया इतना रुपीस, ओके, और रेट हमें गिवन है कितना 8%। अच्छा, तो पर एनम का हम क्या करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट के लिए निकालना है एपी। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकाल लो, फॉर फर्स्ट ईयर, या 1 ईयर के लिए लिख लो, फॉर 1 ईयर। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला याद है आपको, प्रिंसिपल 1 + R/100 और इसकी पावर टाइम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना आएगा, तो आंसर है प्रिंसिपल है 10,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 8/100 और इसकी पावर टाइम कितने ईयर के लिए आप निकाल रहे हो, 1 ईयर के लिए, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा 10,000 और ये 100 + 8 108, 108 अपॉन में क्या 100, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो आएगा 10800, इतना रुपीज। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल कर आ गया। अब अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए निकालूं, फॉर 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए अगर अमाउंट निकालता तो वो अमाउंट कैसे निकालते, तो आंसर प्रिंसिपल तो हम 10,000 ही लिखेंगे, ओके, रेट वही रहेगा 8/100, बट अब जो टाइम है वो कितना लिया जाएगा 2, प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट वही रहेगा, टाइम इस बार कितना लिया जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10,000 ऐसे ही, ठीक है, ये कितना आएगा 100 + 1, ये 108 का स्क्वायर आएगा और नीचे भी 100 का स्क्वायर, है ना। ये 108/100 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, तो 108/100 को मैंने 2 बार लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर इन 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। अब 108 और 108 का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, 108 × 108, ये मल्टीप्लाई करा कर आएगा 11,664। ठीक है, कितना आएगा 11,664, इतना रुपीज आएगा। ओके, नाउ अब थर्ड ईयर के लिए निकाल लो। तो थर्ड ईयर के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर 3 ईयर, अगर 3 ईयर के लिए निकालना होता तो अमाउंट कितना होता वो चेक कर लो आप। तो अमाउंट उस केस में इक्वल होता 10,000 प्रिंसिपल ऐसे ही, ठीक है, 1 प्लस रेट वही 8 रहता अपॉन 100 और इसकी पावर, अब टाइम जो होता है वो अब कितना लेकर चल रहे हैं 3। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करोगे तो 10,000 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये 108/100 का होल क्यूब आ जाएगा, मतलब 108 × 108 × 108 और अपॉन में 100 भी कितनी बार आएगा, 3। ठीक है, 8 की पावर 108/100 की पावर कितनी हो गई होगी 3, तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया।
अब ये जो 4 जीरो है ये इन 4 जीरो से कैंसिल करा दो। अब 108 का 3 बार मल्टीप्लाई करा लो, मतलब कि 108 का अगर मैं क्या करा लूँ क्यूब, है ना, तो ये आ जाएगा 1259712। कितना आ जाएगा 1259712 और अपॉन में 100 चल रहा है, 100 की वजह से पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इतना रुपीज क्या रहा होगा अमाउंट थर्ड ईयर में। ठीक है, अब देखिए हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लिया, इतना आया। सेकंड ईयर यानी टाइम की वैल्यू 2 रख दी तो सेकंड ईयर का अमाउंट आ गया, और टाइम की वैल्यू 3 रख दी तो थर्ड ईयर का अमाउंट आ गया। अब इसी तरह से टाइम की वैल्यू 4 रख दोगे तो 4 ईयर का, 5 रख दोगे तो 5th ईयर का, एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो। तो जो मेरे पास सीक्वेंस बनेगा वो ये कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ रहा है मेरे पास सॉल्व करके 10800 इतना रुपीज। ठीक है, सेकंड का जो आपने निकाला वो आ रहा है रुपीज कितना 11664 ऐसे आ रहा है, और थर्ड ईयर का कितना ये आ रहा है 12597.12। इस तरह से ये चलता जा रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि ये एक एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ये 2 ईयर के लिए अमाउंट, ये 3 ईयर के लिए अमाउंट। तो आप चेक करके देख लो कि T2 माइनस T1 क्या इक्वल है T3 माइनस T2 के, ये आप चेक करके देख लो। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी है 11664, इसमें से माइनस करो 10800, और थर्ड टर्म क्या है 12597.12, इसमें से माइनस करो 11664। तो इनको माइनस करने पर कितना आंसर बनेगा, है ना, ये हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं माइनस कराता हूँ किसको 11664 को, तो ये बनेगा 933.12, इस साइड में आएगा 933.12 ये बनेगा। और इस वाली साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 11664 में से माइनस कराना है क्या 10800, तो ये बनेगा 864। ये कितना आएगा 864। अब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं आ रहे। अगर ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो हम लिख देंगे कि ये एपी फॉर्म नहीं हो रही, इट्स नॉट एन एपी, क्योंकि जो इनके कॉमन डिफरेंस हैं वो कॉमन डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव टर्म का वो सेम नहीं है। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। तो इसको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम था, आसान था, कि क्लास 8th लेवल पर आप ये क्वेश्चन पढ़ते थे, आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, है ना, जिसमें अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,000 लेकर चलना है, रेट आपको गिवन है आपको 8 लेकर चलना है। टाइम की वैल्यू आप हर बार चेंज करते जाओ, पहले ईयर के लिए निकालो तो 1 लिख लो, 2 ईयर के लिए निकालो तो 2 लिख लो, और 3 ईयर के लिए निकालो तो 3 लिख लो। ठीक है, फिर ये आपके पास अमाउंट आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। फिर एपी की कंडीशन में इनको पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब सिचुएशन गिवन होती हैं तो उन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि ये पता करोगे कि एपी है या नहीं है। और पता करने के लिए आप किस कंडीशन को फॉलो कराते हो, इस कंडीशन को, कि जब अगर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड में से सेकंड माइनस करें, ऑलवेज जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1।